कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 5 हो गया है। चैप्टर नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। मतलब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। टाइटल है चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या टाइटल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब आगे वाले चैप्टर हमारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आएगा और मैग्नेटिज्म के बारे में भी आएगा। मतलब आगे वाले चैप्टर्स हमारे क्लियर होने चाहिए, तो इस चैप्टर में मज़ा आएगा। चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में तो बहुत सालों पहले, करीब 2000 साल पहले से जानकारी थी, बट ड्यू टू ओर्स्टेड, एम्पियर एंड अदर साइंटिस्ट, nowadays we know that there is some relation between electricity and magnetism. There is some interrelation between electricity and magnetism. Okay, ये तो पता चला हमें चैप्टर नंबर 4 में। According to Oersted's observation, whenever current passes through conducting wire, due to that some magnetic field is generated surrounding to the wire, and whenever magnetic needle is kept near to the wire, then it will show the deflection. ये हमने ऑब्जर्व किया। इट मीन्स करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दैट वी कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, देन कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड? अब ऐसा भी सवाल होना चाहिए कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्यों नहीं मिल सकता? है क्या? नेचर है, नेचर में सिमेट्री होती है। तो अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा भी सोचना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोग इस तरह से सोचते हैं। तो आप लोगों को भी ये सवाल आया होगा जब आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे, चैप्टर नंबर 5 पढ़े थे, कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है? सो दिस थिंग वॉज ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे वॉज द ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड जोसेफ हेनरी अमेरिकन साइंटिस्ट। इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस और जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। सो टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फेनोमेना इन विच करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड is called electromagnetic induction. So due to variation in magnetic field, we can generate electric current in closed loop और closed conductor. तो closed coil होगी, उसके अंदर करंट इंड्यूस किया जा सकता है by varying magnetic field. Michael Faraday and Henry, these two scientists have performed सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इन दिस चैप्टर। कुछ एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जैसे ही पता चला, व्हेन माइकल फेराडे डिक्लेयर्ड दिस थिंग दैट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, देन ही वाज आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? इसका क्या करना कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका क्या करना? देन व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइकल फेराडे? माइकल फेराडे ने रिप्लाई दिया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी? न्यू बॉर्न बेबी का क्या यूज़ है? राइट? कुछ नई चीज़ है, कुछ नई चीज़ मिली है, उसके ऊपर आगे एक्सपेरिमेंट करके और सारी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, वो आगे जाके कुछ नया, कुछ चीज़ें और भी कर सकता है। ठीक है, अभी छोटी सी चीज़ मिली हुई है, जैसे ही पब्लिक में डिक्लेयर किया गया, तो पब्लिक ने ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। नाउ टुडे
we are using different gadgets, electric light, trains, टेलीफोन, पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू दिस थिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बैटरी से ईएमएफ जनरेट करते हैं, करंट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो केमिकल यूज़ होता है एंड दैट इज़ वेरी कॉस्टली। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके मैग्नेट से करंट को इंड्यूस किया जाए, ऐसी कुछ चीज़ की जाए, ठीक है, कॉस्ट कम लगे, करंट इंड्यूस किया जाए, ऐसा कुछ करा जाए, तो हम ऐसे सब डिवाइसेस चीप रेट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर सोचो कि ये सारी चीज़ें नहीं होती तो कैसी होती लाइफ? ये गैजेट्स वगैरह नहीं होते तो कैसी होती लाइफ? ना आज आप लोग ये लेक्चर्स देख पाते, ठीक है, ऐसा कोई टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं होता, ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती। आप बोलते अच्छा होता है सर कि ऐसा सब नहीं होता, ना हमें पढ़ाई करनी पड़ती, मज़े से बैठे होते। नहीं, आज इस सिचुएशन में भी आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हो, ये पॉसिबल है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से, राइट। चल, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ईएमआई का। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स। About electric flux already we have studied in chapter number 1. चैप्टर 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े। अब चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। कुछ आइडिया मैंने दिया था आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में भी मैग्नेटिक फ्लक्स का, राइट। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ number of field lines passing through the surface. क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स is the measure of number of field lines passing through the surface. If more number of field lines are passing through the surface, then more is the magnetic flux. If less number of field lines are passing through the surface, then less is the magnetic flux. यहाँ पे number of field lines मतलब number of magnetic field lines, because this is magnetic flux. If we think of electric flux, then electric flux is the measure of number of electric field lines passing through the surface, right? Let me consider magnetic field lines like this. And suppose this way one plane surface is kept. ये एक प्लेन सरफेस है जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैविंग मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर and this is plane surface. If I want to find the direction of area vector, then just we have to draw the perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface will give me area vector. So this is area vector. So this area vector makes suppose angle theta with magnetic field. क्या एंगल बना रहा है? थीटा. Then magnetic flux associated with this plane surface is, this is B vector, this is A vector, and angle between them, that is theta. So phi B is nothing but BA cos theta. We have to consider component of area in the direction of magnetic field. So component of area in the direction of magnetic field, that is A cos theta. So magnetic field
into component of area in the direction of magnetic field, that is magnetic flux. Phi b is equal to ba cos theta. Magnetic field, that is vector quantity, area, that is vector quantity. Therefore this can be written as b vector dot a vector. So magnetic flux associated with this plane surface is b vector dot a vector. If this plane is kept perpendicular to the magnetic field lines, then area vector will be parallel to magnetic field and theta will become 0. When theta is 0, then cos 0, that is 1, then flux will be b into a. When we keep this plane like this parallel to magnetic field lines, then area vector, that is perpendicular to the plane and magnetic field is in this direction, then magnetic flux will be ba cos 90, that is 0, then flux will be 0. Tell me what should be the unit of magnetic flux from this equation. इस इक्वेशन पे से मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या बना, बताओ. What is the unit of magnetic field? Tesla. What is the unit of area? That is meter square. So Tesla meter square is the unit of magnetic flux. Or another unit of magnetic flux, that is Weber, that is represented by WB, Weber. ये हो गया यूनिट. चल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, राइट. नाउ if we have non-uniform magnetic field or curved surface, then for that how can we find magnetic flux? Suppose we have one curved surface like this, and this way we have magnetic field lines. Right? At that time what we have to do? Just we have to consider one small element, one area element we have to consider, and perpendicular to this element will give us small area vector. This element I am taking ith element, so for this is area dAi, right, dAi vector, and this is magnetic field at this ith element bi, right. So if you want to find total magnetic flux associated with this curved surface, then total magnetic flux phi b is equal to b1 vector dot da1 vector plus b2 vector dot da2 vector plus bn vector dot dan vector, right. So this can be written as total magnetic flux associated with this surface is summation of all this b vector dot da vector. So this is nothing but integration of b vector dot da vector over the entire surface. Total magnetic flux associated with this curved surface is integration of b vector dot da vector over the entire surface. So this way we can find magnetic flux. ये सारी चीज़ हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड. तो इसलिए इसको क्या बोला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या ठीक? मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया, एकदम क्लियर. चल, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे किया जाए, फेराडे और हेनरी ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए, ठीक. तो अब उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें. तो आइए आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे. तो नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे
एंड हेनरी। चलो, एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे परफॉर्म किए इन दोनों साइंटिस्ट ने, फेराडे और हेनरी ने, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 एक्सपेरिमेंट्स। 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट this is galvanometer G, दिस इज कॉइल C1। ये कॉइल है, वी हैव टू कंसिडर वन कॉइल, एंड नियर टू दिस कॉइल वन मैग्नेट इज केप्ट। दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। These are the turns ahead of this axis, and these are the turns which are represented by dotted line behind the axis. Now when we move this magnet towards the coil, then what will happen? Due to this magnet there will be some magnetic field lines. So this way some magnetic field lines will pass through the coil. Right? Now when we move this coil, when we move this magnet towards the coil, then what will happen? Galvanometer shows डिफ्लेक्शन। जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? इट शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब जैसे ही हमने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके गए तो क्या हुआ? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। एट द टाइम it was observed that current flows like this in this direction. ये बाहर की तरफ आया, it flows in this direction. कैसे समझेंगे? मान लो कि ये कॉइल है, इसी को मान लो ये कॉइल है, राइट? व्हेन वी आर मूविंग मैग्नेट, सपोज दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। व्हेन वी मूव दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, देन व्हाट विल हैपन? व्हेन दिस टू एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मतलब यहाँ से कुछ करंट पास हो रहा होगा। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो। सो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। क्या ठीक? क्या समझ में आया? देन गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, क्योंकि करंट पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दिस थिंग वॉज ऑब्जर्व बाय माइकल फेराडे, कि जैसे ही मैग्नेट को पास में लेके जा रहे हैं कॉइल की तरफ तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या किया? मैग्नेट को व्हेन वी मूव दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, देन व्हाट विल हैपन?
अगेन द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे दिखा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स व्हेन वी टेक दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल एट द टाइम करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, जब उसकी तरफ लेके जा रहे हैं तो दूर लेके जाएंगे तो करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे फ्लो होगा। तीसरे क्या ठीक? ये सब एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया है। ठीक, नाउ व्हाट वी कैन डू इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंट। और क्या किया जा सकता है? पास लेके गए, दूर लेके गए। नाउ व्हेन मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी, सिर्फ ऐसे ही रखा गया, एट द टाइम गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन दिखा रहा नहीं है। जब मैग्नेट मोशन में है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जब स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा नहीं है। फिर क्या किया? देन if we reverse the polarity, it means if we turn this magnet by 180 degree, then what will happen? Here we will have south pole and here we will have north pole. Now if I try to move this magnet towards the coil, then what will happen? At that time it was observed that जब नॉर्थ लेके जा रहे थे पास में तो कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। जब साउथ पास में लेके जा रहा हूँ तो करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है? इस तरफ वाला फेस देखो, इस तरफ वाले में कैसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है? क्लॉकवाइज। क्या ठीक? अगर इसमें नहीं समझ में आता, सिंपल सी सर्किट देखो। दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज मैग्नेट। व्हेन वी मूव नॉर्थ पोल टुवर्ड्स दिस कॉइल, मतलब कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक, और ये मैग्नेट लेके गए इसके पास, कौन सा पोल जा रहा है? नॉर्थ। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन वी मूव साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल, देन करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर दूं तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर मैग्नेट को पास लेके जाएं तो करंट कुछ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और दूर लेके जाएं तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक, नाउ अब ये साउथ नॉर्थ वाली चीज़ भी हो गई। जब साउथ पोल को पास लेके जा रहा हूं तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। इस फेस की बात करें, जैसे ही साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो इसमें कौन से तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस थिंग्स वर ऑब्जर्व्ड व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के टाइम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई कि जब मोशन में है मैग्नेट तब तो करंट दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। जब मैग्नेट स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा नहीं है। एट द टाइम नो करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉइल। चलो और क्या कर सकते हैं? नाउ if we keep this magnet stationary and if we move this coil towards the magnet, then what will happen? मान लो कि अब कोयल को उसकी तरफ लेके जाए तो क्या हो? अगर कोयल को उसकी तरफ लेके जाऊंगा तब क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑल्सो गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन। व्हेन वी मूव, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, एंड व्हेन वी मूव दिस coil towards the magnet, at the time also galvanometer shows deflection. When we take this coil away from the magnet, at that time also this galvanometer is showing deflection but in opposite direction. मतलब चाहे कोई भी मोशन में हो, चाहे मैग्नेट मोशन में हो, चाहे कोयल मोशन में हो, चाहे दोनों ही मोशन में हो, at that time this galvanometer shows deflection. But when both the things are at rest, at that time galvanometer shows zero deflection, no deflection. तो इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन क्या निकले यहाँ से? इट मीन्स करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल is due to relative motion
बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। जो करंट इंड्यूस हो रहा है, था तो नहीं पहले, दिस करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन है तब करंट इंड्यूस हो रहा है। चलो, ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया? सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट की जगह ली गई सेकंड कॉइल। मतलब फर्स्ट कॉइल तो थी ही, एक और कॉइल ली गई। मतलब मान लो कि हमारे पास कॉइल है कुछ इस तरह से, दिस इज कॉइल C1। एक और कॉइल ली गई, दिस इज C2, दिस इज C1। एक कॉइल को तो हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, और दूसरी जो कॉइल है, ठीक है, उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। बैटरी फिगर आई है पहले वाली से, अच्छी फिगर लग रही, ठीक। अब कॉइल जैसा कुछ लग रहा है नहीं? चल, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो करंट कुछ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बता करंट कैसे फ्लो होगा? इस तरह। ये वाला फेस देख, आगे वाला फेस है, मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है दिस वे। तो आगे वाले जितने भी हैं उसमें करंट ऐसे दिखा सकते हैं, राइट। तो जैसे ही हम करंट कैरिंग कॉइल ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो ड्यू टू दिस वी विल गेट सम मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, and that magnetic field lines will pass through second coil, right, because these two coils are kept near to each other. Okay, now when these two coils are kept near to each other and if current is flowing through C2, at that time galvanometer shows no deflection। galvanometer ने कुछ डिफ्लेक्शन दिखाया नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो पास हो रही है। अगर हम क्या सोचते हैं, करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड शुड बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट तो फ्लो हो रहा नहीं है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा नहीं। क्या किया? नाउ व्हेन वी मूव दिस कॉइल C2 टुवर्ड्स C1, देन व्हाट विल हैपन? इमीडिएटली द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। जैसे ही हम C2 को मोशन में ला रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो क्या बने? यहाँ से करंट आएगा, ये करंट फ्लो हुआ, दिस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। व्हेन वी टेक दिस कॉइल अवे, when we take C2 away from C1, at that time गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। व्हेन वी कीप C2 स्टेशनरी एंड इफ वी मूव C1 टुवर्ड्स C2, at that time also galvanometer shows deflection. When we take C1 away from the C2,
एट द टाइम ऑल्सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट से भी ऐसा पता चल रहा है कि करंट इंड्यूस्ड इन अ सेकंड कॉइल करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल C1 इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन C1 एंड C2। तो यहाँ पे भी करंट इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? करंट इंड्यूस्ड इन C1 इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन C1 एंड C2। यहाँ पे भी ऐसा लगा कि रिलेटिव मोशन होने की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है कि रिलेटिव मोशन होने की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। क्या ठीक? और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। अब क्या चेंज किया जाए? कुछ और चेंज करते हैं, ध्यान से देखना, स्लाइड चेंज कर रहे हैं। इसी एक्सपेरिमेंट में अगर यहाँ पे मैं एक टैपिंग की लगा दूँ, क्या लगा दूँ मैं? टैपिंग की, दिस इज की। When this key is open at that time no current will flow, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा नहीं। करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट जीरो, करंट जीरो। इफ करंट इज जीरो देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी नहीं, एंड ऑब्वियसली द गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। द मोमेंट वी प्रेस दिस की गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन मोमेंटरीली। बस थोड़े समय के लिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, एंड इमीडिएटली गैल्वेनोमीटर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज जीरो। जैसे ही की प्रेस कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है फॉर शॉर्ट टाइम, मोमेंटरीली वी गेट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। After that what happens? Immediately this galvanometer shows zero deflection, मतलब वापस आ जाएगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखाया और वापस, ठीक। If we continuously press this key then what will happen? मतलब की को प्रेस करके रखा हुआ है तो क्या होगा? उस टाइम पे ये ऑब्जर्व किया गया गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। प्रेस करके रखा हुआ है तो करंट तो फ्लो हो रहा है C2 में से, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है, पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा नहीं था। नाउ व्हेन वी ओपन दिस की एट द टाइम व्हाट हैपन्स? अगेन दिस गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, एकदम थोड़े से टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखाया और वापस। तो ऑब्जर्व क्या किया गया? द मोमेंट वी टैप दिस की एट द टाइम गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, जस्ट टैप कर रहे हैं उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और छोड़ देते हैं तब डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। पर जब इस की को प्रेस करके रख रहे हैं तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो यहाँ पे हो क्या है? व्हेन वी टैप दिस की एट द टाइम करंट बिकम्स मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम विद इन शॉर्ट टाइम। थोड़े से समय में करंट पहले क्या था, जब की ओपन थी तो क्या था? जीरो, फिर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इस थोड़े से समय में करंट में चेंज आ रहा है। इफ करंट चेंजेस देन मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। एंड व्हेन वी कीप दिस की प्रेस्ड एट द टाइम व्हाट हैपेंस? स्टेडी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस, एट द टाइम वी गेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। If magnetic field is not changing at that time, galvanometer shows zero deflection. When magnetic field is not changing at that time, galvanometer shows zero deflection. तब कोई डिफ्लेक्शन मिल रहा नहीं है। जैसे ही की ओपन कर देते हैं, ठीक, तो क्या होता है? करंट जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम से क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत छोटे से समय में ये जीरो हो जाएगा। तो उस समय में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। Due to decrease in magnetic field, once again galvanometer shows deflection but in opposite direction. This thing was observed in third experiment. कौन से experiment में? Third experiment. तो पहले दो में हमने सोचा current induced in a coil is due to relative motion. Here relative motion between magnet and coil. Here relative motion between two coils.
पर यहाँ पे थर्ड एक्सपेरिमेंट में तो कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, फिर भी गैल्वेनोमीटर कुछ समय के लिए डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न क्या बनेगा? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स is responsible for the induced current in a coil. Change in magnetic flux is responsible for the induced current in a coil. कौन रिस्पॉन्सिबल है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। या तो मैग्नेटिक फील्ड बदले या तो एरिया बदले तो फ्लक्स बदल जाएगा। पहले वाले में देखो, जैसे ही मैग्नेट कॉइल C1 की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस। It means magnetic field will change, due to that magnetic flux will change. When we take this magnet away from the coil, then less number of field lines will pass and flux will decrease. So change in flux is responsible for the induction of current. सेकंड में आ जाए तो सेकंड में याद करो की नहीं लगाई थी, सीधा करंट फ्लो करवाया था। जब कॉइल C2 को C1 की तरफ लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होगी, दूर लेके जाएंगे तो कम पास होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। So change in magnetic flux is responsible for the induced current in coil C1. थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? की, the moment we tap this key, at that time what happens? Current becomes maximum. Initially क्या था? 0. It becomes maximum, 0 to maximum. 0 से मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी उस समय के लिए, थोड़े से टाइम के लिए। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा। फिर जब की प्रेस करके रख रहे हैं तब क्या हो रहा है? सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेम। तब हमें करंट मिल रहा नहीं है। जैसे ही इस की को ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा? करंट मैक्सिमम था, मैक्सिमम से क्या होगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, फ्लक्स डिक्रीजेस। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल C1। मतलब जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। तभी इस टॉपिक को समझने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना जरूरी था। सो एज मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। और टाइटल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने क्या बोला था? द फेनोमेना इन विच करंट इज इंड्यूस्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जान लिया है कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है फैराडेस लॉ, और फैराडेस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।